मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं सरोज पांडे आप लोगों के बीच जनसंचार विषय लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जो कि कक्षा 11 तथा 12 दोनों के लिए उपयोगी है। जनसंचार को समझने से पूर्व हम संचार को समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में संचार के बिना नहीं रह सकते। मनुष्य जब तक जीवित रहता है संचार करता रहता है। यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। संचार की परिभाषा: दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना संचार है। दूसरे शब्दों में सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। अब हम संचार के तत्व को समझेंगे। संचार एक प्रक्रिया है, इसमें कई तत्व शामिल हैं। इनमें से प्रमुख तत्व है, पहला है स्रोत या संचारक। संचार की प्रक्रिया में जो संदेश को दूसरे तक प्रेषित करता है, अर्थात मैसेज को जो भेजता है, उसे संचारक या स्रोत कहते हैं। संचार प्रक्रिया में संचारक की भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि संचारक ही संचार प्रक्रिया की शुरुआत करता है। दूसरा है संदेश या मैसेज। संचारक या संप्रेषक अर्थात मैसेज को भेजने वाला जो कुछ प्रेषित करता है अथवा भेजता है, उसे हम संदेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रापक से संचारक जो कुछ कहना चाहता है वह संदेश लिखित, मौखिक तथा शारीरिक हाव भाव के रूप में होता है। तीसरा है माध्यम। संचारक मैसेज को भेजने वाला संदेश को प्रापक तक, प्रापक अर्थात मैसेज को प्राप्त करने वाला। तो संचारक संदेश को प्रापक तक पहुंचाने के लिए जिस चीज या वस्तु का प्रयोग करता है उसे माध्यम कहते हैं। यह संचार प्रक्रिया के सेतु की तरह होता है, जो संचारक और प्रापक को जोड़ने का कार्य करता है। संदेश किस तरह श्रोताओं तक किस गति से तथा कितने समय में पहुंचाना है, यह माध्यम पर निर्भर करता है। समाचार पत्र, टेलीविजन चैनल, रेडियो, ईमेल, फैक्स, मोबाइल इत्यादि संचार के अत्याधुनिक माध्यम हैं। चौथा है प्रापक। प्रापक अर्थात रिसीवर, जो मैसेज को प्राप्त करता है। तो संचारक माध्यम का उपयोग कर जिस व्यक्ति तक संदेश पहुंचाता है या जिसको ध्यान में रखकर संदेश प्रेषित करता है, उसे प्रापक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति जो संचारक द्वारा भेजे गए संदेश को ग्रहण करता है या प्राप्त करता है, उसे प्रापक कहते हैं। पांचवा है फीडबैक। संचारक द्वारा भेजे गए संदेश को ग्रहण करने के पश्चात प्रापक उस पर मंथन या विचार करता है, जिसके बाद संचारक को उस संदेश के संबंध में जवाब प्रेषित करता है। प्रापक द्वारा प्रेषित किए गए जवाब को हम फीडबैक कहते हैं।
फीडबैक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। संचार की प्रक्रिया में फीडबैक काफी महत्वपूर्ण होता है। फीडबैक के बिना सही अर्थों में संचार अधूरा है। फीडबैक से ही यह पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं। छठा है शोर। संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं आती है। इन बाधाओं को शोर कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी तरह का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। संचार के प्रकार। संचार विभिन्न प्रकार के होते हैं। वे परस्पर काफी मिले जुले होते हैं। इन्हें अलग करके देखना कठिन होता है। इस प्रकार संचार के अनेक रूप हैं। पहला सांकेतिक संचार, दूसरा अंतःवैयक्तिक संचार, तीसरा अंतःवैयक्तिक संचार, चौथा समूह संचार और पांचवा जन संचार। पहला सांकेतिक संचार। जब हम किसी व्यक्ति को संकेत या इशारे से बुलाते हैं तो उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। इसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बिना बोले कर सकते हैं। दूसरा है अंतःवैयक्तिक संचार। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं तो यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। हम पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वह भी अंतःवैयक्तिक संचार का उदाहरण है। तीसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार से तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से होता है। यह आमने सामने होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार दो तरफा प्रक्रिया है। साक्षात्कार, कार्यालयीय वार्तालाप, समाचार संकलन इत्यादि अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। टेलीफोन पर वार्तालाप, ईमेल पर या सोशल नेटवर्किंग पर चैटिंग भी अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत भी आता है। चौथा है समूह संचार। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए ना होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज या देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत, बहस के जरिए हल करने के लिए होता है। व्यक्ति समूह बनाकर विचार विमर्श, संगोष्ठी, भाषण, सभा के माध्यम से विचारों व अनुभवों का आदान प्रदान करता है। कक्षा में पढ़ाना, रंगमंच, कमेटी हॉल में बातचीत समूह संचार का ही उदाहरण है। अब हम आते हैं जन संचार पर। जन संचार दो शब्दों के मेल से बना है, जन प्लस संचार। इसका तात्पर्य है लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना जन संचार कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग के साथ संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जन संचार कहते हैं। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट आदि। धन्यवाद।